हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। जैसा कि हमने बताया कि हम इसके प्रैक्टिस सेट्स कोशिश करेंगे कि रेगुलर ही अपडेट करें। इसके ओवरऑल 6 प्रैक्टिस सेट्स रिलेटेड टू 2023 एग्जाम्स हमने अपलोड कर दिए हैं और पहले जो हमने 2022 में भी अपलोड किए थे एमकॉम प्रैक्टिस सेट, वो भी आपके लिए इक्वली रेलेवेंट है क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ की आपकी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो फोकस है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पे एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पे। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सब ने ये क्लास 12th में पढ़ा हुआ है कि ये डेफिनेशन बेसिकली किसकी है, मार्शल की। एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बेसिकली किसकी बुक थी, एडम स्मिथ की। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। As long as the principle of diminishing marginal utility is operating, any increased consumption of a good। अब अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कर रहा है और आप अपना कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो नो डाउट हर एक एडिशनल यूनिट से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो तो कम होता जाएगा। दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। लोअर्स टोटल यूटिलिटी प्रोड्यूसेस नेगेटिव टोटल यूटिलिटी, लोअर्स मार्जिनल यूटिलिटी एंड देयरफॉर टोटल यूटिलिटी। लोअर्स मार्जिनल यूटिलिटी बट मे रेज टोटल यूटिलिटी। देखो मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होगी, इसकी तो गारंटी है, पर टोटल यूटिलिटी बढ़ भी सकता है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इफ आइसोक्वेंट्स आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स। अब अगर हम आइसोक्वेंट्स की बात करें तो बेसिकली इसमें एक एक्सिस पे हम लेबर शो करते हैं और एक एक्सिस पे कैपिटल, मतलब दोनों ही इनपुट की बात होती है। और आइसोक्वेंट्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 तरीके से बनता है, एक तो स्ट्रेट लाइन बनता है, एक राइट एंगल बनता है और एक कर्व फॉर्म में बनता है। अगर हमारा आइसोक्वेंट स्ट्रेट लाइन है मतलब जो हमारे पास दोनों इनपुट्स हैं, लेबर एज वेल एज कैपिटल, ये क्या है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स होंगे एक दूसरे के। बट अगर हमसे क्वेश्चन में राइट एंगल पूछा है तो राइट एंगल के केस में बेसिकली क्या होगा कि जब दोनों इनपुट का आपस में किसी भी तरह का कोई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तब राइट एंगल बनता है। ऑप्शन है द टू इनपुट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन होता। द MRTS इज कांस्टेंट, द इनपुट मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन। यस, जो दोनों इनपुट है क्योंकि वो आपस में सब्स्टिट्यूट्स तो हो नहीं सकते तो दोनों को ही हम फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करेंगे। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। At the point where a straight line from the origin is tangent to the TC, that is total cost curve, उस केस में AC हमेशा क्या होगा, MC के इक्वल होगा। द किंग डिमांड कर्व थ्योरी वॉज एन इनिशियल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन। किंग डिमांड कर्व हमेशा किसके लिए होता है, रिजिड प्राइस के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम प्राइस इंक्रीज करेंगे बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स है वो प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे बल्कि कस्टमर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और प्राइस डिक्रीज करने पे हमारे कॉम्पिटिटर्स भी प्राइस डिक्रीज कर देंगे। इसीलिए हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, रिजिड प्राइस की। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट अ टिपिकल फर्म अटेंस इक्विलिब्रियम व्हेन। इक्विलिब्रियम के लिए 2 सिचुएशन जरूरी है, MR इज इक्वल टू MC एंड MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। क्लियर? तो MR MC विथ MC फॉलिंग, MC इज इक्वल टू MC, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। MR इज इक्वल टू MC विथ MC राइजिंग। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। When a monopolist sells his product to different customers at different prices, तो ये क्या है, डुओपोली, ओलिगोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। बेसिकली हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरीज ऑफ रेंट वॉज गिवन बाय मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, रिकार्डो। इस पर भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्कम्पीटर इकोनॉमिक प्रॉफिट अराइजेस बिकॉज ऑफ। अब देखो जब भी हम स्कम्पीटर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इनोवेशन की। मोनोपोली पावर ऑफ द फर्म नो सक्सेसफुल इनोवेशंस बाय द एंटरप्रेन्योर्स। उनका कहना है कि जो जितना ज़्यादा इनोवेटिव होगा उसका उतना ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर पाएगा। द टर्म मैक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, मैक्रो वर्ड ये किससे डिराइव्ड हुआ है, ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, और इसका मतलब होता है लार्ज। देखो ग्रीक वर्ड A और C में दिया हुआ है बट C में इसका मतलब स्मॉल है और A में क्या है, लार्ज, तो करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, क्लासिकल व्यूज ऑन लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम आर बेस्ड ऑन। क्लासिकल व्यूज बेसिकली किस पे बेस्ड होता है कि जो भी हमारा वेजेस होगा, जो वेजेस हम लेबर्स को पे कर रहे हैं वो सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल होगा। सेज लॉ ऑफ मार्केट, परफेक्ट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। यहाँ हम परफेक्ट की बात नहीं करें, हम किसकी बात करें कि जो हम वेज पे करेंगे वो फ्लेक्सिबल होगा। तो आंसर होना चाहिए था नन ऑफ दीज। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट,
The investment which is undertaken independently of the level of income is autonomous investment, induced investment, public investment, private investment. Basically independent की बात करें तो correct answer होगा A, autonomous investment. Next, according to Keynes' psychological law of consumption, consumption decisions of the households are interdependent. The APC remains fixed. No, the APC decreases as income increases and APC is greater than MPC. कीन्स का जब हम लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ाएंगे तो देखना उसमें ये पॉइंट भी आपको क्लियर कर देंगे. करेक्ट आंसर होगा सी. Given the stock of money, if the liquidity preference function for a given level of income shifts upward, it will lead to decrease in the rate of interest. No, अगर हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो उस केस में ना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी राइज होगा फॉर अ गिवन लेवल ऑफ इनकम. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिस्काउंट्स which equalizes the present value of the prospective yield of an asset with its supply price. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं marginal efficiency of capital. हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू मल्टीप्लायर की भी होगी. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी. हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. इन ट्रेड और बिजनेस साइकिल द साइकिल्स फॉलो द सीक्वेंस. क्या सीक्वेंस फॉलो करता है? पहले तो प्रॉस्पेरिटी होता है, फिर रिसेशन होता है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर रिकवरी होती है. और ये ऑप्शन ए में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा ए. अकॉर्डिंग टू कीन्स, मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी पर्पस. येस, स्पेकुलेटिव पर्पस, दोनों ही पर्पस के लिए डिमांड किया जाता है. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा टूल नहीं है? एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट. हमने पढ़ाया भी हुआ है ये टॉपिक अपने बैंकिंग चैप्टर में भी कि जो हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी पढ़ते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट पढ़ा है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी पढ़ा है, रिजर्व रिक्वायरमेंट भी पढ़ा है, दैट इज CRR SLR. बट क्या एक्सचेंज रेट पढ़ा है? नहीं. तो करेक्ट आंसर होगा ए. Next, the emphasis on public sector to attain commanding heights of the company was laid in the year 10th 5-year plan, 2nd 5-year plan, IPR 1956. करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी. ये क्वेश्चन लर्न करने वाला है तो साथ ही साथ लर्न कर लेना. प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया था? नीति आयोग ने. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी. ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज रिजल्टेड इन फूड सेल्फ सफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, increase in productivity. Correct answer होगा D, all of these. Flagship program of Government of India providing minimum 100 days of guaranteed employment is NREP, Employment for Poor, IRDP, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. ये गारंटी कि आपको कम से कम 100 दिन का हम जॉब दिलवाएंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये इस पर्टिकुलर एक्ट का पार्ट है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. Pre-reform trade policy of India focused on import substitution, no tariffs, free trade, agri development. अब pre-reform trade policy इन सब में किस पे फोकस करता है? import substitution पे. That is correct answer होगा A. GST in India was implemented in 2017. The main focus of Competition Act of India is on abuse of dominant position. Yes. Regulation of combination. Yes. Competition advocacy. Yes. Correct answer होगा D, all of these. Next, which of the following is not a part of the federal structures in India? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल फैसिलिटीज़ है, बॉडीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बट मीडिया नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करेंटली एप्लीकेबल वॉज इनैक्टेड इन, किस साल ये इनैक्ट हुआ था? 2019 में. Outward FDI was facilitated after the adoption of FERA, MRTP, economic reforms और SEBI. Outward FDI ये अडॉप्ट हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज HDI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट मेजर HDI को माना जाता है. हु डेवलप्ड फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स? करेक्ट आंसर होगा बी, मॉरिस डी मॉरिस. ये क्वेश्चन हमने कई बार प्रैक्टिस शीट में कराया हुआ है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की, मतलब जो एडिशनल आप लेबर को ऐड करोगे उससे जो प्रोडक्शन है वो ज़ीरो होता है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. द थ्योरी ऑफ विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी वॉज गिवन बाय, ये थ्योरी किसने दी है? A.W. लुइस,
जे स्कम्पीटर, आर नर्कसे, डब्ल्यू रॉस्टो। करेक्ट आंसर होगा सी। द गिनी इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स। अब देखो गिनी इंडेक्स वैल्यू की बात करें तो बेसिकली ये लाई करता है 0 to 1 के बीच में। 0 मतलब 0%, 1 मतलब 100%। अगर एग्जैक्ट 0 होता तो परफेक्ट इक्वालिटी मानी जाती, और एग्जैक्ट 1 है तो परफेक्ट इन इक्वालिटी मानी जाएगी। लो इन इक्वालिटी, मैक्सिमम इन इक्वालिटी, नो इन इक्वालिटी, 1% इन इक्वालिटी। करेक्ट आंसर होगा बी, मैक्सिमम इन इक्वालिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स, ये डेविड रिकार्डो ने दिया था। इनविजिबल हैंड्स, थॉमस मैल्टस ने। इफेक्टिव डिमांड, अल्फ्रेड मार्शल ने। सरप्लस वैल्यू, कार्ल मार्क्स ने। करेक्ट ऑप्शन देखा जाए ना तो पहला 3 करेक्ट ऑप्शन नहीं है, लास्ट है कि जो सरप्लस वैल्यू है उसके, ये थ्योरी किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, the use of capital output ratio for development planning was inspired by Harrod-Domer model, Solos model, Kaldor's model, Roden model। ये आपको याद करना होगा कि कैपिटल आउटपुट रेशियो ये यूज किया गया था हैरोड-डोमर मॉडल में। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बिग पुश स्ट्रैटेजी रोडन ने दी थी, ये करेक्ट है। डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, ये लुइस ने दी थी, ये भी करेक्ट है। क्रिटिकल मिनिमम स्ट्रैटेजी, ये हार्वे ने दी थी, ये भी करेक्ट है। बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, ये हर्स्टमैन ने दी थी। नो, करेक्ट आंसर होगा डी। तो फिर ये थ्योरी किसने दी थी? बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी ये दी थी रैगनर नर्क्स ने। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन डिफाइंस पोवर्टी एज लैक ऑफ मटेरियल वेलबींग, फेलियर टू अचीव बेसिक कैपेबिलिटीज, लैक ऑफ मिनिमम इनकम, लैक ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल पार्टिसिपेशन। पोवर्टी की बात करें तो अगर आप अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरी नहीं कर पा रहे हो तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं पोवर्टी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनकम इन इक्वालिटी इज explained by Kuznets inverted U-shaped curve, indifference curve, Pareto optimality, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हमसे किसका किसका रिलेशन पूछा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनकम इन इक्वालिटी। इसको बताया गया है कुजनेट्स इन्वर्टेड यू शेप कर्व के थ्रू। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। आप देखो हमने डेरिवेशन से रिलेटेड, दैट इज डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ऑलरेडी क्लास अपलोड करके रखी हुई है। बेसिक हमने अपलोड कर दिया है। ये बहुत ही सिंपली आप लोग क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स करो, मतलब बोथ साइड अब अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3/4। अब ये क्या है? एक्स टू द पावर एन है। फॉर्मूला क्या है? एन एक्स टू द पावर n-1। तो यहाँ हो जाएगा 3/4 एक्स टू द पावर 3/4 -1। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/4 एक्स टू द पावर -1/4। और लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 1/4, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ, अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसको हम कहते हैं यूनिट सेट। अ फंक्शन एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी। अब ये देखो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था फंक्शन एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी रिटन इंटायरली इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली लाइन मिसिंग है। आप लोग ये कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन। आप लोग सिंपली यहाँ पे मेंशन कर लेना वेरिएबल एक्स के बाद कैन बी रिटन इंटायरली इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा ए, इनइलास्टिक। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजना। जिसका करेक्ट आंसर होगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे और साथ ही साथ हम इसका करेक्ट आंसर टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, ए की वैल्यू दी हुई है डैश, ए की वैल्यू दी है इस डैश मैट्रिक्स। अब देखो ये किस तरह का मैट्रिक्स हो गया? स्केलर मैट्रिक्स। और मैट्रिसेस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई है। नेक्स्ट, typist A can type a letter in 5 minutes, typist B in 10 minutes and typist C in 15 minutes. What is the average number of letters typed per hour per typist?
अब देखो 1 घंटे की बात किया, दैट इज 60 मिनट्स की यहाँ पे हम लोग से बात कर रहा है। अब टाइपिस्ट ए का देखो, वो 60 मिनट्स में कितना टाइप करेगा। अगर वो एक लेटर टाइप करा है 5 मिनट्स में, तो 60 मिनट्स में वो कितना टाइप करेगा, 12 शीट्स और 12 लेटर्स। वैसे बी का देखेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 10 ये हो जाएगा 6 लेटर्स, और सी का कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 4 लेटर्स। सबको ऐड कर दो, 12 + 6 18 + 4 22, और 22 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। करेक्ट आंसर आ रहा है 7.333, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज गिवन, मतलब आर एक्स वाई कितना दिया हुआ है 0.38। कोवेरियंस एक्स वाई का कितना दिया हुआ है 10.2, और वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास 16। तो क्या हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, क्योंकि यहाँ पे कार्ल पियर्सन का पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरिएंस एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस वाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू आएगी एक्जैक्टली 6.71, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। अच्छा, हमारा जो सेकंड चैनल है जहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप सीए काजल डिरोलिया करके सर्च कर लेना, आपको हमारा सेकंड चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर्स की क्लास डिटेल में डिस्कस की हुई है और बहुत सारे एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कराई है। नेक्स्ट, फिशर्स प्राइस इंडेक्स इज, फिशर्स प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्परेज मल्टीप्लाई बाय पैशेज मेथड, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, गिवन द नंबर दिस अ मूविंग एवरेज ऑर्डर ऑफ 3 इज गिवन बाय, अब देखो यहाँ सिंपली क्या करेंगे 2 6 1 5 3 7 2, एक ही 2 पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। मूविंग एवरेज कितने का है 3 का, तो इन तीनों को ऐड करके इसका एवरेज निकालेंगे। 9/3 दैट इज 3 हो जाएगा, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे। 12/3 4 हो जाएगा, और देखो ये सिर्फ ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे 153 को ऐड करेंगे, फिर 537 का एवरेज निकालेंगे एंड सो ऑन। एस्टिमेशन ऑफ अ वैल्यू विद इन द गिवन रेंज ऑफ सीरीज, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स to test economic theories or hypothesis, yes. To provide numerical estimates of the coefficients of economic relationship, yes. To forecast the event, ये सब फंक्शन है इकोनोमेट्रिक्स का, तो करेक्ट आंसर होगा डी। टाइप 1 एरर in testing of hypothesis is reject a true hypothesis, accept a true hypothesis, accept a false hypothesis, reject a false hypothesis। टाइप 1 एरर में बेसिकली जो ट्रू हाइपोथेसिस होता है हम उसको रिजेक्ट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए। ब्लू का फुल फॉर्म क्या है, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन टू टोटल वेरिएशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। An assumption about the classical linear regression model, that is OLS, is the random error term mu is normally distributed. The expected value of the error term is 0. The value which the error term assumes in one period is uncorrelated to its value in any other period. Correct answer होगा D, all of these. The blue properties of the OLS estimator are often referred to as, ये रेफर होता है किस थ्योरम में, गॉस मार्कोव थ्योरम में। ये सब लर्न कर लेना साथ ही साथ। इफ द assumption that the variance of the error term is constant for all the observations does not hold, it is a problem of, ये किसकी प्रॉब्लम है, करेक्ट आंसर होगा सी, हेट्रोडासिटिसिटी। नेक्स्ट, ऑटो कोरिलेशन इज कॉमन इन पैनल डेटा, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में आप देखोगे ना तो कई सारे कोरिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी कैन बी करेक्टेड और रिड्यूस्ड बाय एक्सटेंडिंग द साइज ऑफ द सैम्पल डेटा, येस, यूजिंग अ प्रायरी इन्फॉर्मेशन, येस, ट्रांसफॉर्मिंग द फंक्शनल रिलेशनशिप, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। A statistic used to test hypothesis about a single population parameter is T statistics। ये सब अभी हम अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करेंगे। Vertical integration refers to a firm aiming at higher scale economies, no, operating in 2 or more industries with input-output relationship। Vertical की बात किया है, इस तरीके से इसमें बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी जिनका इनपुट-आउटपुट रिलेशन हम लोग चेक करेंगे। The concept of product differentiation was proposed by Chamberlain, that is correct answer होगा A। The following is not a stage of agricultural development as suggested by Miller।
ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर उन्होंने कहा था, बट टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर नो, उनका कहना था कि अगर टेक्नोलॉजी भी देखें तो डायनामिक रहेगा एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर होगा बी। अकॉर्डिंग टू स्कल्स, solution to the problem of transformation of traditional agriculture into modern agriculture is making new investment in agriculture, making farmers cooperatives, creating new business integration opportunities, all of these. According to Curls, अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमें उसको कन्वर्ट करना इनटू मॉडर्न एग्रीकल्चर, वो है मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज नोन एज, क्लासिकल थ्योरी कौन सी थी? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। सम मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन इंक्लूड टैरिफ्स, येस, कोटाज, येस, सब्सिडीज। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पब्लिक डेट बेसिकली किसका इंस्ट्रूमेंट है? मॉनेटरी पॉलिसी का? नो, फिजिकल पॉलिसी का। द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू, कमर्शियल बैंक में हमने पूरा डिस्कशन किया है, इसका इनका काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड लोन्स एडवांस करना। Based on Fisher's exposition of quantity theory of money, if money supply is doubled, प्राइस भी डबल होगा। मनी सप्लाई डबल होगा तो प्राइस कांस्टेंट होगा? नहीं। मनी सप्लाई और प्राइस का कैसा रिलेशन होता है? सेम रिलेशन होता है कि अगर मनी सप्लाई डबल हो रहा है तो प्राइस भी क्या होगा? डबल होगा। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, स्पॉट द ऑड वन आउट, कैरेट, टर्निप, पोटैटो, लेमन। लेमन ऑड वन आउट है। पार्ट्स का स्ट्रैप हो गया तो वुल्फ का क्या होगा? यहाँ देखो रिवर्स किया है, पार्ट्स में PARTS है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आ गया S, फिर आया T, फिर R, फिर A, फिर P, तो बस वुल्फ को भी वुल्फ के साथ भी ये करेंगे कि सिंपली WOLF है तो पहले हो जाएगा FLOW, दैट इज करेक्ट आंसर होगा C, फ्लो। नेक्स्ट, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स? इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर, ये तीनों सेम है, बुक अलग है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। What number should be the next in the series? अब ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे क्योंकि सेम क्वेश्चन पे हमने प्रैक्टिस कराई हुई है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, और इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना, अदरवाइज हम इसका आंसर आप लोगों को टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर देंगे। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एट द बेसबॉल गेम हेनरी वॉज सिटिंग ऑन सीट नंबर 253, मार्ला वॉज सिटिंग टू द राइट ऑफ हेनरी, ये राइट है, ये मार्ला है, ये 254 है। इन द सीट टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी वॉज जॉर्ज, इसके लेफ्ट में कौन है? जॉर्ज है, तो ये हो जाएगा 252। इन्स वॉज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द जॉर्ज, इसके लेफ्ट में कौन है? इन्स है, तो ये हो जाएगा 251। और इन्स की सिटिंग नंबर पूछा है तो नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, 251। इन सारे क्वेश्चंस की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप चाहते हो कि हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, सो दैट हम इसी तरीके से नए नए प्रैक्टिस सेट एंड प्रैक्टिस MCQs इंट्रोड्यूस करते रहे रिलेटेड टू MCOM एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।